नमस्कार। कंप्लीट आधुनिक इतिहास हम लोग देखेंगे और इसको हम लोग दो वीडियो में करेंगे। पहले वीडियो में जो कि आज होने वाला है, तेज़ गति से हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर या एक प्रकार से कहें उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य से लेकर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तक के वीडियो को एक में देखेंगे और उसके बाद जो आगे की घटनाएं हैं उसको अलग से, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अलग से देखेंगे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। थोड़ा तेज से चलेंगे। ये आपका एक रिवीजन वीडियो है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें सारे के सारे फैक्ट और कुछ हद तक कॉन्सेप्ट भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य को देखते हैं। उत्तरवर्ती मुगल शासकों में बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम भी कहा जाता है, 1707 से 1712 तक इसका शासनकाल रहा। इसको शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। इसने संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से मुक्त किया था। फिर अगला था जहांदार शाह, 1712 से 13 के बीच में। इसने सवाई राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक ये शासन रहा इसका। इसको घृणित कायर भी कहा जाता है। इसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक शासन रहा। रंगीला बादशाह के नाम से इसको जाना जाता है। इसी के काल में बंगाल, अवध और हैदराबाद राज्य स्वतंत्र हो गए थे। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण भी इसी के काल में होता है और नादिर शाह अपने साथ कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउश भी लेकर जाता है। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक। इसी के समय में बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक ये अंतिम मुगल शासक था। इसे जफर के नाम से भी जाना जाता है, बहादुर शाह जफर जिसको हम लोग जानते हैं। 1857 में विद्रोहियों का साथ देने के कारण इसको रंगून यानी बर्मा में निर्वासित कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में स्थापित हुए नवीन स्वायत्त राज्य यानी स्वतंत्र राज्य। इसमें पहला राज्य था हैदराबाद, जो कि 1724 में स्वतंत्र हुआ। इसकी स्थापना हुई निजामुल मुल्क या आसफ जाह, जिसको चिन किलिच खां के नाम से भी जाना जाता है, इसने इसकी स्थापना की थी। वेलेजली की सहायक संधि को मानने वाला ये पहला राज्य था। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली शुरू की थी, जिसको हम लोग जब गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। तो उसकी सहायक संधि को ये अपनाने वाला पहला राज्य था। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत उल्ला खां ने की और इसकी राजधानी अरकाट थी। आगे बढ़ते हैं। अवध को देखते हैं। सादत खां बुरहानुल मुल्क ने इसकी स्थापना की। 1856 में ब्रिटिश रेजिमेंट जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। रुहेलखंड बीर दाऊद और उसका पुत्र अली मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना की। पहले बरेली की आंवला इसकी राजधानी थी, लेकिन बाद में रामपुर राजधानी बनी। जाट सूरजमल जाट राज्य का एक योग्य और विद्वान शासक था। सूरजमल को जाटों का अफलातून भी कहा जाता था। राजपूत राज्य देख लीजिए। आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की और इसी के साथ उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण भी करवाया था। 5 जगहों पर करवाया था, याद रखिएगा। दिल्ली की जो वेधशाला थी उसको हम लोग जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। बंगाल में मुर्शिद कुली खां इसका संस्थापक था। 1751 में अलीवर्दी खां ने मराठों को उड़ीसा, बंगाल और बिहार की वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार की थी। हालांकि बंगाल के बारे में भी हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये जो स्वतंत्र राज्य थे उनके बारे में सूक्ष्म जानकारी थी फैक्ट के रूप में। आगे बढ़ते हैं। मैसूर भी एक राज्य था। मैसूर में हैदर अली 1761 में मैसूर राज्य का वास्तविक शासक बन बैठा। इससे पूर्व 18वीं सदी में मैसूर पर वाडियार वंश का शासन था। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल के फौजदार के रूप में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की और इसमें फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम, जो कि मैसूर की राजधानी थी, उसमें स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबियन क्लब का ये सदस्य बना। टीपू सुल्तान ने 1796 के बाद आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की तथा इसके लिए मंगलौर, वाजिदाबाद और मालिदाबाद में पोत निर्माण घाट यानी डॉकयार्ड का निर्माण करवाया। टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर के मरम्मत के लिए दान भी दिया था। उसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास भी स्थापित किए थे, बहुत बार पूछा जा चुका है
किसने? टीपू सुल्तान ने। टीपू द्वारा एक नए कैलेंडर को लागू किया गया तथा सिक्का ढलवाने की नई प्रणाली के साथ साथ माप तौल के नए पैमाने को भी अपनाया गया था। देखिए, मैसूर राज्य और आंग्ल के बीच में युद्ध हुआ था, इसके बारे में देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है ये, आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जिसको इतिहास में जाना जाता है। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था, कुल चार आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। पहला जो था वो 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ था। अंग्रेज़ों को हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेरेलेस्ट था। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच होता है। इसमें सर आयरकूट ने पोर्टो नोवो की लड़ाई में नवंबर में हैदर अली को हराया। हैदर अली की मृत्यु हो गई और इसके पश्चात पुत्र टीपू मैसूर का शासक बना, जिसने युद्ध जारी रखा। तो यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों संबंधित हैं। बीच में जब हैदर अली की मृत्यु हो गई तो टीपू सुल्तान शासन इस युद्ध को जारी रखा। मैंगलोर की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1790 से 1792 के बीच में हुआ और इसी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। श्रीरंगपट्टनम की युद्ध संधि जो थी वो एक प्रकार से टीपू सुल्तान पर अपमान थी। टीपू को अपना आधा राज्य भारी युद्ध हर जाना और बंधक के रूप में अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास सौंपना पड़ा था। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो 1799 में हुआ। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। ओके, आगे बढ़ते हैं, सिख को देख लेते हैं। देखिए, सिख गुरु के बारे में, जो सिख गुरु थे 10, उनके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब हम आपको मध्यकालीन इतिहास का पूरा वीडियो दिए थे। मध्यकालीन और प्राचीन हम दे चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, उसको ज़रूर देख लीजिए। सिखों में जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। इसके पश्चात बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। उसने लौहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1716 में फर्रुखसियर ने इसकी हत्या करवा दी थी। सिख जो थे वो 12 मिसलों में संगठित थे और उनके राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्य कर रहे थे। इसमें रणजीत सिंह प्रमुख थे। महासिंह के बाद सुकर चकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह, ये भी अक्सर पूछता है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। ये पंजाब के प्रमुख शासक बने। इन्होंने भंगी मिसल के अधिकार से लाहौर और अमृतसर को छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अमृतसर को धार्मिक राजधानी माना जाता था। 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेजों, खासकर चार्ल्स मेटकाफ के बीच में एक संधि हुई जिसको अमृतसर की संधि के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अहमद शाह अब्दाली के पौत्र शाह सूजा से प्राप्त किया था। अंग्रेजों और सिखों के बीच में 2 प्रमुख युद्ध हुए जिसको हम लोग आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ। इसमें सिखों की हार हुई। लाहौर संधि और भैरववाल संधि से दिलीप सिंह महाराजा स्वीकार कर लिए गए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में हुआ। ये लॉर्ड डलहौजी के समय में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंततः पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया, यानी पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद। आगे बढ़ते हैं, मराठा को देखते हैं। मराठा पेशवा जो थे, मराठा में भी हमने आपको छत्रपति शिवाजी के बारे में बता दिया था मध्यकालीन इतिहास में ही। इसमें मराठा पेशवा जो बालाजी विश्वनाथ थे, इसने पेशवा के पद को शक्तिशाली बनाया। बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा के पद को शक्तिशाली बनाया और मराठा शासक अब नाम मात्र के शासक होकर रह गए। मुगल शासक फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने में इनकी प्रमुख भूमिका थी। फिर बाजीराव प्रथम हैदराबाद के निजाम को 1728 के पालखेड़ा के युद्ध में इन्होंने हराया। 1737 में दिल्ली पर धावा बोला। ऐसा करने वाला वह प्रथम पेशवा था। बालाजी बाजीराव, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। 1750 में मराठा शासक से संगोला की संधि की, जिससे राज्य के संपूर्ण अधिकार पेशवा के हाथ में आ गए। 14 जनवरी 1761 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसमें मराठों की हार हुई और इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। मराठा तोपखाना इब्राहिम खां गार्दी के हाथों में था,
जो कि परीक्षा में पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। ओके, आंग्ल मराठा संघर्ष देख लेते हैं। आंग्लों यानी अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके परिणाम को देख लीजिए। संधियाँ कौन कौन सी हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि 1775 में हुई और इसी से युद्ध की शुरुआत हुई। इस संघर्ष में अंग्रेजों और मराठों के मध्य पुरंदर की संधि 1776 में और बड़गांव की संधि 1779 में हुई। महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार और अंग्रेजों के मध्य 1782 में सालबाई की संधि से युद्ध समाप्त हो गया। ओके, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से 1806 के बीच में हुआ। पेशवा द्वारा 1802 में अंग्रेजों से की गई बसीन की संधि इस संघर्ष का मुख्य कारण रही। इस युद्ध में भोसले, सिंधिया और होलकर की हार हुई और इनसे अंग्रेजों ने क्रमशः, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों संधियाँ अक्सर मिलान करने के लिए आता है, देवगांव की संधि भोसले से हुई 1803 में, सुरजी अर्जन गांव की संधि भी 1803 में सिंधिया से हुई, जबकि राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर से हुई थी। ओके, इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। लॉर्ड हेस्टिंग के समय इस युद्ध में सिंधिया, पेशवा और होलकर की निर्णायक हार हुई। अंग्रेजों ने इनसे ग्वालियर, पूना और मंदसौर की संधि की। ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर की संधि, पूना की संधि और मंदसौर की संधि की। इस युद्ध के पश्चात पेशवा पद समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पूना से कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन की, कौन कौन सी विदेशी कंपनियां भारत में आई, इनका क्रम देख लीजिए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और फिर सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए। यूरोपीय कंपनियों के संबंधित प्रमुख तथ्य देख लीजिए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, इनके बारे में जानिए। पुर्तगाल में 1498 में पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा, जहां के शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया। कोचीन में इसने प्रथम व्यापारिक कोठी बनाई, ये भी अक्सर पूछता है, प्रथम व्यापारिक कोठी कोचीन में बनाई। 1510 में इसने गोवा की विजय की, जो पुर्तगाली व्यापार का केंद्र मुख्यालय बना। इसने तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किया, यानी पुर्तगालियों ने। गोवा, दमन और दीव 1961 तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहे, यानी पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे आखिर में भारत से गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कई सालों तक ये भारत में रहे, 1961 तक। इसके बाद डच आए। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और भारत में पहली डच फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। 1759 में अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को हराया और डचों की शक्ति को यहाँ से कम कर दिया। फिर डेनिश आए। 1616 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1845 में अंग्रेजों को इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ बेच दी। ये ज़्यादा समय तक नहीं रहे, इसलिए इनका ज़्यादा विवरण यहाँ पर नहीं मिलता है। फिर फ्रांसीसी आए। 1664 में लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। प्रथम व्यापारिक कोठी इन्होंने सूरत में स्थापित की। फिर अंग्रेज के बारे में जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचा। 1611 में मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई अंग्रेजों द्वारा। दक्षिण भारत में यह प्रथम कोठी थी। 1615 में टॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया। 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे में लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किलाबंद कोठी का निर्माण कराया गया। 1698 में सूतानती, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी मिली। आगे जॉब चारनाक ने इन्हीं तीनों को मिलाकर कलकत्ता की नींव डाली और फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण भी करवाया। तो कलकत्ता के जनक कौन है? जॉब चारनाक। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के फरमान द्वारा कंपनी को व्यापारिक शुल्क से मुक्ति दे दी गई। ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में जो 3 युद्ध हुए थे उसको भी देख लीजिए, अक्सर पूछता है। इनको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था 1746 से 1748 के बीच में हुआ। ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न के कारण हुआ। इसमें फ्रांस विजयी हुआ और एक संधि हुई, एक्स ला सैपेल की संधि 1748 में। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 1754 के बीच में। ये कर्नाटक के उत्तराधिकार के संघर्ष से प्रेरित था। इसमें ब्रिटिश की जीत हुई और इसमें पौंडीचेरी की संधि हुई 1754 में। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 के बीच में हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था।
ब्रिटिश की निर्णायक जीत हुई। इसमें वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी युद्ध में निर्णायक रूप से ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को हरा दिया और फ्रांसीसियों की शक्ति यहाँ के लिए समाप्त हो गई। और इसमें अंततः पेरिस की संधि हुई थी 1763 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं, बंगाल के बारे में जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुर्शिद कुली खां ये बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। इजारेदारी प्रथा यानी ठेके पर भू राजस्व वसूली की शुरुआत इसी ने की थी। फिर अलीवर्दी खां इसका बना नवाब। अलीवर्दी खां मुगल बादशाह को नजराना न भेंट करने वाला पहला नवाब था। फिर सुराजुद्दौला आता है। सुराजुद्दौला के बारे में जानिए। दस्तक का दुरुपयोग और नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम की किलेबंदी के कारण इसका अंग्रेजों से मतभेद हो गया। इसने कलकत्ता को जीतकर उसका नाम अलीनगर रखा था। ब्लैक होल घटना भी इसी से संबंधित है, 20 जून 1756 को, जिसका एकमात्र जो प्रत्यक्षदर्शी था वो हालवेल था, ब्लैक होल घटना से संबंधित था। अलीनगर की संधि 1757 में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुई थी। प्लासी का युद्ध भी 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल के नदिया जिला के पास हुआ। इसमें मीर जाफ़र ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को और उसकी हार हुई, अंग्रेज़ों की विजय हुई। उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इससे भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की स्थापना का प्रारंभ हो गया। फिर अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को इसका नवाब बना दिया और मीर जाफ़र ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार और 24 परगना की जमींदारी दी। अंग्रेज़ों की बांटो और राज करो की नीति का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। फिर मीर जाफ़र से भी अंग्रेज असंतुष्ट नजर आए और उन्होंने फिर से मीर कासिम को बना दिया। तो मीर कासिम जब नवाब बना तो उसने कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी दी और मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, जब नवाब कौन था? मीर जाफ़र था। तो मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना का मुकाबला अंग्रेज़ों से हुआ, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसमें अंग्रेज विजयी हुए और फलस्वरूप भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना हुई। इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, लेकिन इलाहाबाद की 2 प्रमुख संधियां करने के लिए स्पेशली रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया, क्योंकि वो बहुत ही चालाक आदमी था। इसने इलाहाबाद की 2 संधियां की। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई और इस संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी गई और कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख पेंशन व कड़ा मानिकपुर के जिले दिए। ठीक है। फिर दूसरी संधि इलाहाबाद की 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुई, जो कि अवध के नवाब थे। इसने इस संधि के तहत कंपनी को 50 लाख रुपए हर्जाना और अवध में कर मुक्त व्यापार की सुविधा मिली। बंगाल में द्वैत शासन इसी दौरान आया। 1765 से 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लगाया गया। इसके द्वैत शासन के जनक लियो कर्टिस को माना जाता है। 1770 में इसी दौरान भयंकर अकाल पड़ा। उस समय गवर्नर जनरल कार्टियर था। 1772 में जब वारेन हास्टिंग आए तो उनके द्वारा इस द्वैत शासन को समाप्त घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था को देख लीजिए। 3 प्रमुख व्यवस्थाएं हैं, तीनों को देखिए। सबसे पहले हम लोग अस्थायी बंदोबस्त को देखते हैं। इसकी शुरुआत, इसको लागू किया था कार्नवालिस ने 1793 में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में ये लागू थी और ये समस्त अंग्रेजी भारत के 19% क्षेत्रों पर लागू थी। इसमें क्या होता था? इसमें भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को कर दिया जाता था और ब्रिटिश सरकार को जो राजस्व देने की जिम्मेदारी होती थी वो भी जमींदार की होती थी। इसमें राजस्व कितना दिया जाता था? 10/11 भाग कंपनी का होता था और 1/11 भाग जमींदार का होता था। इसमें कुछ कमियां थी। इसकी कमियों को दूर करने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में टॉमस मुनरो और ग्राहम रीड द्वारा लाई गई। इसको बम्बई, मद्रास, असम में लागू किया गया और ये समस्त अंग्रेजी भारत के 21% भूमि पर लागू की गई। इसमें भूमि का मालिक सीधे किसान को बना दिया गया और ब्रिटिश सरकार को जो राजस्व देना था उसकी जिम्मेदारी भी किसान को दे दी गई। इसमें जो कर की दर थी वो 33% से 55% तक होती थी। इसमें भी कुछ कमियों के बावजूद अब महालवाड़ी व्यवस्था आई, जिसको हाल्ट मैकेंजी 1822 में और मार्टिन बर्ड ने लागू किया। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में
कुल अंग्रेजी भारत के 30% भूमि पर लागू हुई। इसमें भूमि पर गांव का अधिकार दे दिया गया और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दे दी गई। इसमें जो कर की दर थी वो 60% तक थी। तो ये 3 प्रमुख जो भू राजस्व व्यवस्थाएं हैं जिसने भारत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दी है। फैक्ट है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों को देखते हैं। आधुनिक शिक्षा का प्रसार। 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए जोनाथन डंकन ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपने प्रसिद्ध आलोक पत्र, जिसको माइन्यूट के नाम से जाना जाता है, इसमें अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की अनुशंसा की और सरकार ने इस पर कार्रवाई करते हुए 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। कुछ प्रमुख आयोग और समितियां देख लीजिए। चार्ल्स वुड समिति 1854 में आई थी। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें विद्यालयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय, और इसमें महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दी गई थी। 1882 में हंटर कमीशन आया। यह प्राथमिक शिक्षा से मुख्य रूप से संबंधित था और माध्यमिक शिक्षा से भी संबंधित था। रैले कमीशन 1902 में आया। यह विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित आयोग था। सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। सैडलर कमीशन 1917 से 1919 के बीच में आया। इसमें 2 भारतीय सदस्य भी थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। ये भी विश्वविद्यालय से संबंधित कमीशन था। फिर हार्टोग समिति आई 1929 पर। इसने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। फिर बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना, जो कि 1937 में आई थी, उसमें प्रस्तुत किया था। ये भी अक्सर पूछता है। भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास को देख लेते हैं जल्दी से। भारत में समाचार पत्रों का विकास यूरोपीय लोगों के आगमन के पश्चात ही संभव हुआ। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी में की गई। जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित द बंगाल गजट भारत से प्रकाशित होने वाला यह पहला अखबार था, जबकि गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला अखबार था। याद रखिएगा, द बंगाल गजट भारत से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार तो था, लेकिन इसको विदेशी ने प्रकाशित किया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, जबकि किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला अखबार बंगाल गजट था, जिसको गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया था। ब्रिटिश शासनकाल में प्रेस पे काफ़ी सारे प्रतिबंध भी लगाए गए। इसको देख लीजिए। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में एक अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों के लिए संपादक, मुद्रक और मालिक का नाम अखबार में देना अनिवार्य बना दिया। 1823 में गवर्नर जनरल एडम्स ने लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा मुद्रक तथा प्रकाशक को प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने से पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य बना दिया। किसने? गवर्नर जनरल एडम्स ने। एडम्स के इस लाइसेंस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा राजा राम मोहन राय की मिरातुल अखबार को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए बहुत ही फेमस 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, जिसको गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है। आगे चलकर जब लॉर्ड रिपन भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसने इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बंद कर दिया था। ठीक है, रद्द कर दिया था। इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र और पत्रिकाओं को देख लेते हैं। कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, किताबें हैं और उनके संपादक या लेखक कौन है, इसको जल्दी से देख लीजिए। पूछता है। संवाद, कुमौदी और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय ने लिखा। वॉइस ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और राफ्त गोफ्तार के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। इसी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में धन बहिर्गमन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने ही सर्वप्रथम सुझाया था। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। आनंद मठ और देवी चौधरानी ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है। नील दर्पण दीन बंधु मित्र इसके लेखक हैं। इंडियन अर्नेस्ट वैलेंटाइन सिरोल इसके लेखक हैं। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर ने लिखा है। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। द रिवॉल्यूशनरी और बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सैन्याल। हिंदू पैट्रियाट हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा लिखित है। द हिंदू, इसको जी.एस. अय्यर और बी राघवाचारी ने प्रस्तुत किया था। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा की पुस्तक है। युगांतर बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त
बहिष्कृत भारत जो कि मराठी में थी, और मूक नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हैं ये। ए नेशन इन मेकिंग और द बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट की ये पत्रिकाएं हैं। इंडिया डिवाइडेड ये प्रसिद्ध पुस्तक राजेंद्र प्रसाद की है। अनहैप्पी इंडिया पीपुल पंजाबी और वंदे मातरम लाला लाजपत राय की। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल और अल बिलाग ये अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री मेरी कहानी और नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज़ ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, सबसे पहले राजा राम मोहन राय के बारे में देखते हैं। इनको नव जागरण का पिता कहा जाता है। इसके अलावा नव जागरण के अग्रदूत के रूप में भी इनको जाना जाता है। आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। इनको सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत की उपाधि दी थी और राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दी थी। भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत हैं ये। इन्होंने मिरातुल अखबार का फारसी भाषा में तथा संवाद कौमुदी और ब्रह्म क्रॉनिकल नामक प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन किया। 1829 में इन्होंने सती प्रथा की समाप्ति की लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। इन्होंने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की, एकेश्वरवाद की उपासना और मूर्ति पूजा का विरोध करने के उद्देश्य से। प्रथम विभाजन इन्होंने इसका जो ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन 1866 में हुआ, जब वो आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज के रूप में विभाजित हुआ। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर बने। इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की 1839 में, और वहीं भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। द्वितीय विभाजन इसका 1878 में हुआ, जब साधारण ब्रह्म समाज और नव विधान के रूप में ये विभाजित हुआ। साधारण ब्रह्म समाज शिवनारायण शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने स्थापित किया, जबकि नव विधान केशव चंद्र सेन से संबंधित है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने 1817 में हिंदू कॉलेज, 1814 में आत्मीय सभा, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। अपनी पुस्तक तुहफात उल मुआहिदीन जो कि फारसी भाषा में थी, उसमें इन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया। प्रार्थना समाज 1867 में बम्बई में इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे और मुख्य संचालक महादेव गोविंद रानाडे थे। महादेव गोविंद रानाडे के बारे में जान लीजिए। महाराष्ट्र के सुकरात इनको कहा जाता है। सार्वजनिक सभा की इन्होंने स्थापना की 1871 में। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो कि बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज बना, उसकी भी स्थापना इन्होंने 1884 में की थी। DK कर्वे द्वारा 1899 में विधवा आश्रम की स्थापना की गई, कई बार पूछा जा चुका है। महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। इन्होंने परमहंस मंडली की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में इन्होंने की थी। आर्य समाज की स्थापना का मूल उद्देश्य भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। बाल विवाह, जाति प्रथा का विरोध, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन इस संस्था ने किया था। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। शुद्धि आंदोलन और गौरक्षणी सभा की स्थापना की। पाखंड खंडनी पताका लहराई। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। आगे चलकर आर्य समाज का विभाजन हो गया। आर्य समाज में जो गुट पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, उन्होंने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एंग्लो वैदिक स्कूल खोला, और जो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे उसमें स्वामी श्रद्धानंद प्रमुख थे। उन्होंने गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का भी प्रथम प्रयोग किया था। स्वामी विवेकानंद, ये इन्होंने राजयोग, ज्ञान योग और कर्म योग नामक प्रमुख पुस्तकों की रचना की। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1893 में शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और उसमें भाषण भी दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता के रूप में इनको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क में स्थापित हुई थी। ब्लावतोस्की और कर्नल आलकाट ने इसकी स्थापना की थी। 1907 में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी थी। कुछ और प्रमुख संस्थाएं देख लीजिए। यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी बिबियन डेरोजियो ने इसकी स्थापना की। इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद इकबाल ने दिया। धर्म सभा की स्थापना राजा राधाकांत देव ने की। देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री ने स्थापित किया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसको भारत सेवक संघ के नाम से जाना जाता है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापित किया।
सेवा सदन BM मालाबारी ने इसकी स्थापना की थी मुंबई में। शारदा सदन जो कि एक विधवा आश्रम था, पंडिता रमाबाई ने स्थापित किया। रहनुमाई मजस्यादन सभा दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदोन जी ने मिलकर स्थापित किया। भारतीय महिला विश्वविद्यालय बम्बई में जो कि स्थापित हुआ DK कर्वे ने स्थापित किया। देवबंद आंदोलन 1866 में ये अंग्रेज विरोधी आंदोलन था, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई के द्वारा देवबंद में किया गया। सर सैयद अहमद खां, इनके बारे में जान लीजिए। ये अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। तहजीब उल अखलाक जो कि फारसी भाषा में था, उस अखबार का इन्होंने प्रकाशन किया। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में इन्होंने ही की। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं, विभिन्न समाज सुधार अधिनियम को देखते हैं और इसमें ये पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल ने इसका खात्मा किया। तो लॉर्ड वेलेजनी ने 1802 में बालिका शिशु हत्या पर रोक लगाई। शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई। उस समय ये गवर्नर जनरल थे, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ। इसमें विधवा विवाह की अनुमति प्रदान की गई। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा ये लाया गया, पारित हुआ। इसमें अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई और बहुपत्नी प्रथा को समाप्त किया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ये पारित किया गया। इसमें लड़की की विवाह की आयु न्यूनतम 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई। शारदा एक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1929-30 में लॉर्ड इरविन इस समय वायसराय थे। इसमें लड़के के लिए जो विवाह की आयु थी वो 18 वर्ष न्यूनतम कर दी गई और लड़की के लिए 14 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से ये एक्ट पारित हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? डलहौजी की विलय नीति और लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। इसके अलावा भारतीय धन का विदेशों में जाना और जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। विद्रोह के केंद्र कहाँ कहाँ थे? सर्वप्रथम बैरकपुर के 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे द्वारा 2 अंग्रेजों की हत्या की गई और इसके संबंध में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब इसके बाद जो विद्रोह हुआ उसका केंद्र और नेता देख लीजिए। दिल्ली में जो केंद्र था इसके नेता थे बहादुर शाह द्वितीय, जबकि वास्तविक नेतृत्व बख्त खां ने किया। दमनकर्ता इसके निकलसन और हडसन थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल इसकी नेता थी, इनको महक परी कहते थे। कानपुर में नाना साहब जिनको धुंधुपंत के नाम से भी जाना जाता है और तात्या टोपे जिनको रामचंद्र पांडुरंग कहते थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया, जबकि दमनकर्ता इसके कॉलिन कैंपबेल थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई इसका नेता थी और वहाँ पर जनरल ह्यूरोज ने इस आंदोलन का दमन किया था और झांसी की रानी को मृत्यु प्राप्त हुई थी। वहीं ग्वालियर में ही इनकी समाधि स्थल है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया। इलाहाबाद में लियाकत अली ने, बिहार में कुंवर सिंह ने, बरेली में खान बहादुर खान ने और असम में मनीराम दत्त ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये विद्रोह असफल रहा था। 1857 का विद्रोह, इसकी असफलता के क्या कारण थे? विद्रोह का सीमित स्वरूप, देसी राजाओं की गद्दारी, खासकर कश्मीर, हैदराबाद और भोपाल, योग्य नेतृत्व का अभाव और शिक्षित वर्ग का साथ ना देना। 1857 विद्रोह के परिणाम क्या रहे? लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में इलाहाबाद में महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा। ये पूछता है कहाँ पढ़ा? इलाहाबाद में। ताज के अधीन प्रशासन कर दिया गया और कंपनी शासन का अंत हो गया। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर वायसराय पद, नया पद सृजन किया गया, उसकी नियुक्ति होने लगी। भारत राज्य सचिव की भी नियुक्ति इसके पश्चात हुई। कुछ और प्रमुख तथ्य देख लीजिए 1857 से संबंधित। उस समय इंग्लैंड के PM पार्मस्टन थे, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सबसे ज़्यादा सिपाही इस विद्रोह में अवध से थे। ब्रिटिश सेनापति कौन थे? कॉलिन कैंपबेल थे। विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन का गठन किया गया और पंजाबी और गोरखा सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई तथा जो अवध के सैनिक सबसे ज़्यादा संख्या में थे उनमें अब कमी कर दी गई। मद्रास इस विद्रोह से अप्रभावित रहा था। प्रमुख कथन देख लीजिए। सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष, ये सर TR होम्स ने 1857 के विद्रोह को कहा था, जबकि BD सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था और सर जॉन लॉरेंस व सीले ने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था।
इससे संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकें देख लीजिए। 1857 इस पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ सेन हैं। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर ने लिखा है। और द ग्रेट रिबेलियन ये अशोक मेहता की पुस्तक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य आंदोलन और विद्रोह को देखते हैं। इसमें सबसे पहला विद्रोह किसान आंदोलन में देखते हैं, नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल में हुआ। ये 1857 के विद्रोह के पश्चात पहला संगठित विद्रोह था। इसके नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य करने पर यह विद्रोह किया गया। दीनबंधु मित्र का जो नील दर्पण नामक नाटक है उसमें इस विद्रोह का वर्णन है, नील विद्रोह का। अगला है पाबना विद्रोह 1873 से 76 में बंगाल में हुआ। ईशान चंद्र राय इसके प्रमुख नेता थे। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ। मोपला मुस्लिमों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया। इसमें गांधी जी और शौकत अली ने इस विद्रोह का समर्थन किया था। एका आंदोलन 1921-22 में हरदोई, सीतापुर और बहराइच में हुआ। बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात के सूरत में काली पराज जनजाति द्वारा लगान न देने के लिए इस आंदोलन को किया गया, इस सत्याग्रह को किया गया। वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व इसमें मिला और महिलाओं की भी भागीदारी हुई। और इसी सत्याग्रह के दौरान बारदोली की जो महिलाएं थीं उनके द्वारा सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तेभागा आंदोलन 1946 से 50 के बीच में बंगाल में हुआ। उत्पादन के 1/3 मांग के विरोध में कंपा राम सिंह और भुवन सिंह के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन हुआ था। अखिल भारतीय किसान संगठन 1936 में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव थे एन.जी. रंगा। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में स्थापित हुई गौरी शंकर मिश्र, इंदु नारायण द्विवेदी के द्वारा। अवध किसान सभा 1920 में बाबा रामचंद्र ने इसकी स्थापना की। आंध्र रैयत सभा 1923 में एन.जी. रंगा ने इसकी स्थापना की थी। कुछ नागरिक और आदिवासी विद्रोहों को देख लीजिए। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में बंगाल में हुआ था। मजनू शाह और द्विज नारायण ने इसका नेतृत्व किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ का कथानक इसी विद्रोह पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर ही। चुआर विद्रोह 1766 से 1816 के बीच में बंगाल और बिहार में हुआ। इसका नेतृत्व जगन्नाथ ने किया। फकीर विद्रोह 1776-77 में मजनू शाह के नेतृत्व में बंगाल में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 के बीच में करम शाह और टीपू मीर के नेतृत्व में यह भी बंगाल में हुआ था। वहाबी आंदोलन 1830 से 60 के बीच में हुआ, सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो पटना था। बेलूपंथी विद्रोह दीवान बेलूपंथी के नेतृत्व में 1805 में केरल के त्रावणकोर में हुआ। किट्टूर विद्रोह 1824 से 29 में किट्टूर की महारानी चेन्नम्मा के द्वारा कर्नाटक में किया गया। ये संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू और कानू इसके प्रमुख नेता थे। ये बिहार के दामन-ए-कोह में हुआ। इसको हुल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कोल विद्रोह 1831-32 में बुद्धो भगत द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। ये झारखंड में हुआ, खासकर रांची, सिंहभूम और पलामू में। मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। बिरसा मुंडा को भगवान का दूत भी कहा गया। दक्षिण बिहार में खूट कट्ठी व्यवस्था जो कि सामूहिक खेती होती थी उसके विरोध में विद्रोह हुआ। भील विद्रोह ये महाराष्ट्र और राजस्थान में मोतीलाल तेजावत इसके प्रमुख नेता थे। 1820 से 27 और 1920 में हुआ। कूका आंदोलन 1840 से 72 के बीच में भगत जवाहर मल के नेतृत्व में पंजाब में हुआ। कूकी आंदोलन ये मणिपुर और त्रिपुरा में 1917 से 19 के बीच में हुआ। तो याद रखिएगा, कूका और कूकी दो अलग अलग आंदोलन हैं। नागा आंदोलन 1931 में रानी गोइंडेल्यू के नेतृत्व में मणिपुर में हुआ। इनको रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ये भी पूछता है। ताना भगत आंदोलन 1914 में जतरा भगत और बलराम भगत के नेतृत्व में बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। अहोम विद्रोह 1828 से 33 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ। पाइका विद्रोह 1817 में उड़ीसा में बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। ओके, कुछ प्रमुख मजदूर वर्ग और वामपंथी आंदोलन को देख लीजिए। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 में गठित हुआ था। इसके संस्थापक एन.एम. लोखंडे थे। मद्रास मजदूर संघ जो कि भारत का प्रथम मजदूर संघ माना जाता है 1918 में गठित हुआ। वी.पी. बाडिया इसके संस्थापक थे। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ये भी 1918 में ही गठित हुआ था। इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसको एटक के नाम से जाना जाता है 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। लाला लाजपत राय, एन.एम. जोशी और जोसेफ बैप्टिस्टा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे जबकि दीवान चमन लाल इसके प्रथम महामंत्री थे।
अखिल भारतीय साम्यवादी दल 1925 में ये एम.एन. राय के प्रयासों और सत्यभक्त के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था। क्रांतिकारी साम्यवादी दल 1934 में सोमेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गठित किया गया था, जबकि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में एम.एन. राय ने गठित की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ जाति सुधार आंदोलन को देख लेते हैं। सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले ने इसको स्थापित किया था। महाराष्ट्र में ये जाति सुधार आंदोलन था। जस्टिस आंदोलन 1916-17 में एन.सी. मुदालियार, पी. त्यागराज, टी.एम. नायर ने मद्रास क्षेत्र में इस आंदोलन को नेतृत्व किया था। वायकूम आंदोलन 1924 में नारायण गुरु, एन. कुमारन और टी.के. माधवन के नेतृत्व में केरल में छुआछूत परंपरा के विरुद्ध यह आंदोलन हुआ था। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 में हुआ था। पी. सुब्रमण्यम और के. कलप्पन इसके नेता थे। केरल में मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर यह आंदोलन हुआ था, यह सत्याग्रह हुआ था। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग या हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी ने इसको स्थापित किया था। घनश्याम दास बिड़ला इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। ओके, अब आते हैं कुछ प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ। उसमें कांग्रेस की स्थापना जब होती है 1885 में, उसके पूर्व जो कुछ प्रमुख संस्थाएं रहती हैं उसको देख लीजिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया। इंडिया लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक थे। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसको स्थापित किया था। ये कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था मानी जाती है, कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था मानी जाती है। मद्रास महाजन सभा 1884 में एम.बी. राघवाचारी, जी. सुब्रमण्यम अय्यर और पी. आनंद चार्लू ने इसको स्थापित किया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और के.टी. तैलंग ने मिलकर इसको स्थापित किया था। अब बढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारतीय नेताओं द्वारा और एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के सहयोग से की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, वास्तविक रूप से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की उपज थी वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों को देख लीजिए, जल्दी से देख लेते हैं। पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ। पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे और इसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा 1886 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। 1887 में मद्रास में होता है, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। 1888 में इलाहाबाद में होता है, जब जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे और वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1896 में कलकत्ता में होता है, रहीम तुल्ला सयानी की अध्यक्षता में, और इसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया। 1905 में बनारस में होता है, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष रहते हैं, स्वदेशी की मांग इसमें की गई थी। 1906 में कलकत्ता में होता है, दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में, इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, डॉक्टर रासबिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। इसी में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में। 1911 में कलकत्ता में होता है, पंडित बिशन नारायण दर इसके अध्यक्ष रहते हैं और इसी में सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया, जनगण मन अधिनायक जय हे। ओके। 1916 में लखनऊ में हुआ, अंबिका चरण मजूमदार जब इसके अध्यक्ष थे। इसमें दो बातें हुई, इसमें नरम दल और गरम दल में समझौता हो गया, उनका फिर से मिलन हो गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, जिसको लखनऊ पैक्ट कहा गया। 1917 में कलकत्ता में होता है, श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी और ये पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। 1918 में दिल्ली में उसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। 1919 अमृतसर में पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 1920 नागपुर में सी विजय राघवाचारी थे, इसमें कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। 1921 में अहमदाबाद में हकीम अजमल खान थे, ये कार्यकारी अध्यक्ष बने थे जब CR दास यानी चितरंजन दास जेल में थे। 1922 में गया में अधिवेशन होता है, चितरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की। 1923 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन होता है, अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता करते हैं और ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। 1924 में बेलगांव में होता है एकमात्र अधिवेशन जिसमें कर्नाटक में स्थित है बेलगांव, एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। वो कौन सा था? वो बेलगांव अधिवेशन था 1924 में। 1925 में कानपुर में जब आयोजित हुआ तो श्रीमती सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षता की थी और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी।
1926 में गुवाहाटी में एससी निवास आयगर, इसमें सदस्य हो तो खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया इस अधिवेशन में। 1929 में लाहौर में हुआ, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज की मांग इसमें की गई, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया गया। 1931 में कराची में हुआ, वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। 1933 कलकत्ता में हुआ, श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता थी। 1934 में बम्बई में हुआ, राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की। 1937 फैजपुर में हुआ, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और ये पहली बार ऐसा था कि जबकि इस कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ था। फैजपुर कहाँ स्थित है? ये बंगाल में स्थित है। 1938 में गुजरात के हरिपुरा में होता है, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में होता है, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे और ये पहला ऐसा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है। इसमें सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के पसंदीदा पट्टाभी सीतारमैया के बीच में चुनाव होता है, लेकिन इसमें सुभाष चंद्र बोस की विजय होती है। लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इससे त्यागपत्र दे दिया था अध्यक्ष पद से और इनके अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है और बोस ने त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ओके, तो ये कुछ प्रमुख अधिवेशन थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आज इतना ही करते हैं, ये पहला पार्ट हुआ। कल हम आपको दूसरा पार्ट भी दे देंगे, उसमें पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी जी के जो प्रमुख सत्याग्रह हैं और जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, गवर्नर जनरल के कुछ कार्य कौन कौन से हैं, वो सब आपको कल मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे मिलने वाली है। नमस्कार।